माय डियर स्टूडेंट्स, वर्मा सर के निष्णात क्लासेस क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। और आपको फिर एक बार बोले, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हम आपके हित में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्य ऊर्जा प्रमेय भौतिक विज्ञान का एक फंडामेंटल थ्योरम है और जीवन का भी। आप जितना काम करते हैं आप उतना ही अधिक उसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो किसी सिस्टम को किसी विशेष स्थिति में लाने में जो कार्य किया जाता है, वो सिस्टम जो किसी सामान्य स्थिति में है या किसी स्थिति में है, और उसको नई स्थिति में लाने में जो कार्य किया जाता है, यह कार्य उसमें जिस ऊर्जा के रूप में संचित होता है उसे ही स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप 11th क्लास में आए थे तो आपको स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, पहाड़ पर चढ़ती हुई गाड़ी में संचित ऊर्जा, तने हुए तीर धनुष के तीर में संचित ऊर्जा, ये सब मैंने आपको बताया था। किसी ऊंचाई पर संचित ऊर्जा, और वो सब ऊर्जा थी यांत्रिक ऊर्जा। जब आप किसी बैटरी में संचित करते हैं ऊर्जा, तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। उसी तरह से जब आप आवेश को, द्विध्रुव को किसी विशेष स्थिति में ले जाते हैं, तो जो कार्य करते हैं वही उसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अतः अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल, एनर्जी निकाल। तो इसका सिंपल आंसर होगा विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति θ1 से अंतिम स्थिति θ2 तक ले जाने में संपादित कार्य। अभी चूंकि आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं, यही स्टेप बाय स्टेप जब आप चलिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो आप विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक ले जाइएगा, किसी स्थिति से किसी स्थिति तक में अगर आप ले जाइएगा तो संपादित कार्य dw बराबर इंटीग्रेशन टाउ डी θ1 टू θ2 होगा, और ये होगा PE sin थीटा d थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, आप एक चित्र भी बना दीजिए विद्युत द्विध्रुव का। आप यहाँ QE दिखा दीजिए, यहाँ -QE दिखा दीजिए। आप इसका नाम ये भी रख लीजिए, ये 2L दिखा दीजिए, ये विद्युत तीव्रता की दिशा दिखा दीजिए, थीटा कोण दिखा दीजिए, ये सब दिखा दीजिए। हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? PE बाहर माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2, तो क्या होगा? चलिए इस बार माइनस साइन को मत हटाइए, PE माइनस रहने दीजिए, कॉस θ2, ठीक, माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो अगर आप इसको अंदर कर देते हैं तो ये जो ये dw के जगह w हो जाएगा, चूंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं, सॉरी dw के जगह w हो जाएगा। तो ये कुल कार्य, संपादित कुल कार्य w बराबर ऐसा आप लिख सकते हैं -PE cos θ2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब माइनस PE cos θ1
तो ये आपकी अंतिम स्थिति है, यह आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन यानी W बराबर स्थितिज ऊर्जा फाइनल माइनस स्थितिज ऊर्जा इनिशियल। F माना फाइनल, फाइनल माने अंतिम, और I माने इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभिक, प्रारंभिक। तो अगर आप समीकरण 2 और समीकरण 1 की तुलना करें, समीकरण 1 की तुलना करें, तुलना करें तो क्या पाएंगे, क्या पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? तुलना करिए, यहां W वहां W, यहां माइनस पी कॉस थीटा 2 वहां UF, यहां माइनस पी कॉस थीटा 1 वहां UI। तो क्या होगा? UF बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 2 और UI बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 1। इसलिए किसी स्थिति में, किसी स्थिति में थीटा कोण पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बोले या U सफिक्स थीटा बोले, ये माइनस पीई कॉस थीटा होगा। यही स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, आंसर। क्लियर? तो द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें, यही क्वेश्चन है। तो विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से किसी स्थिति थीटा 2 तक ले जाने में कार्य का सूत्र आप इससे निकालिए। अभी पिछला वीडियो आप देखिए कैसे ये सूत्र आया, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, ये समझ में आ जाएगा, ये निकला। अब आप सोचिए, अगर आप इस दिशा में हैं, जो विद्युत तीव्रता की दिशा है, यदि आप उसी दिशा में हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो U प्रारंभिक स्थिति में क्या हो गया? माइनस पीई। समीकरण 4, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री बराबर 0। इसका मतलब U 90 डिग्री पर आपका 0 हो गया। समीकरण 5, गौर से देखिए, इसको समझने का कोशिश करिए। यानी आपका द्विध्रुव जब इसी दिशा में था, एकदम इसी दिशा में था, इसी दिशा में था, तो वह माइनस पीई स्थिति ऊर्जा रख रहा था। यह न्यूनतम है साहब, न्यूनतम है, न्यूनतम है। और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो संतुलन अस्थाई होता है, अस्थाई संतुलन में। अब यहां पर आया, संतुलन बिगड़ा। यदि इसको उल्टा दे और थीटा बराबर 180 डिग्री कर दे, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यदि समीकरण 3 से, यहां भी समीकरण 3 से U 180 डिग्री पर क्या है?
माइनस पीई इंटू -1, तो ये तो पीई हो जाएगा, यू 100, तो स्थितिज ऊर्जा महत्तम हो जाएगा। तो ये चीज कहा जाता है अस्थायी संतुलन। यानी दुनिया में जितना भी सिस्टम है, एनर्जी की थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरी, इस पृथ्वी पर जितने भी सिस्टम हैं, सब चाहते हैं कि हम न्यूनतम ऊर्जा लेवल पर रहें। अंग्रेजी में एक बहुत बहुत सुंदर लाइन हमको याद आता है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। आप हमारे यहाँ गौरव सर का इंग्लिश क्लास करेंगे तो वो आपको एनालिसिस पढ़ाएंगे, और आप एक बहुत बढ़िया लाइन है, ही दैट इज डाउन, तो दैट इज डाउन सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, फियर नो फॉल, ही फियर नीड्स फियर नो फॉल। उसे डरने की जरूरत नहीं है कि हम गिर जाएंगे, जो सबसे नीचे है। और फिजिक्स की भी थ्योरी है कि जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है वह अस्थायी संतुलन में है। अतः जब हमारा द्विध्रुव बिल्कुल पैरेलल टू ई रहता है, ये ए बी घूमते घूमते पैरेलल टू ई हो जाता है, तो हमारी स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। और जब ये एंटी पैरेलल हो जाता है, पैरेलल ही रहता है लेकिन बी आ जाता है इधर और ई इधर, तो वेक्टर ई की दिशा से ये एंटी पैरेलल हो गया, और थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां समझिए कि जब आप किसी कोण थीटा पर थे और इधर घूम रहे हैं तो थीटा 0 डिग्री हो रहा है, तो आप पैरेलल हो रहे हैं, और आप पैरेलल हो रहे हैं तो आपकी ऊर्जा न्यूनतम, आप अस्थायी संतुलन की तरफ है, अस्थायी संतुलन की तरफ है। लेकिन अगर आप एंटी पैरेलल हो रहे हैं तो आपका संतुलन बिगड़ रहा है, आप अस्थायी संतुलन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब हम आपको एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर बताते हैं, ताकि अगर परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप फटाक से उसका आंसर कर सकते हैं, उसका आंसर आप धड़ाम से कर सकते हैं, धड़ाक से उसका आंसर कर सकते हैं। क्या क्या आंसर कर सकते हैं कि एक द्विध्रुव -3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम कॉमा +3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम की लंबाई एक विद्युत द्विध्रुव कह दीजिए, एक विद्युत द्विध्रुव न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आवेश बोल दिए इतना कूलम की लंबाई 1.4 पिकोमीटर है, पिकोमीटर है। इसे विद्युत तीव्रता E बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर से 60 डिग्री पर संतुलित किया गया, संतुलित किया गया। इसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या? तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ये विद्युत तीव्रता की दिशा थी, वेक्टर ई की दिशा थी, और आपने इसको ये 60 डिग्री पर संतुलित किया हुआ है।
तो आपका ये Q इंटू ई है, ये माइनस Q इंटू ई है, और मॉड ऑफ Q आपका दिया हुआ है 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ये L है, ये और ये भी L है, और आपका 2L दिया हुआ है कितना 1.4 पिकोमीटर, यानी 1.4 गुना 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। तो आपका P क्या होगा, Q इंटू 2L 1.4 गुना 10 पर पावर माइनस 12 गुना 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम मीटर। तो P बराबर कितना निकला, 14 दूनी 28, हाथ रही 2, 14 तिया 42, 2 44, 4.48, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो टोटल 2 अंक गुना 10 पर पावर 19 2 21 10 31, इतना कूलम मीटर। इसको जेब में रख लीजिए, काम देगा। इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यही उत्तर हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यही उत्तर हो जाता है। और हमको पूछा है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो अब आपका P निकल चुका है, E आपका दिया हुआ है, E दिया हुआ है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर, और थीटा दी हुई है 60 डिग्री। तो E U बराबर माइनस PS, इसका मान रखिए 4.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू cos 60 डिग्री। ये कितना हो गया, माइनस 4.48 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 6 गुना हाफ, ये कट जाएगा 1.8 हो जाएगा। 18 8 44 से हाथ रही 14, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, और 14 72 4 76, 10 86, हाथ रहा 8, 18 चौक 72 8 80, 3 अंक पहले दशमलव दे दीजिए, गुना 10 पर पावर माइनस 25। ये एनर्जी है, जूल होगी, जूल होगी, जूल होगी। इसलिए मॉड ऑफ यू थीटा यानी स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस खत्म करिए 8.064 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल आंसर, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, वह क्वेश्चन नहीं पढ़ाए तो कुछ नहीं पढ़ाए, और ये सब जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ढीम ढाम ढीम ढाम, ये सब क्वेश्चन से आने का ज्यादा संभावना इस क्वेश्चन का है। जो लोग हमसे 11 में सरफेस टेंशन पढ़े थे, जिन लोगों ने पूरा क्लास किया था, सारा पेमेंट क्लियर किया था और पूरा अटेंडेंस दिया था, उनको याद होगा जब हम कभी किसी बड़ी बूंद को याद होगा उनको हमारा लड्डू वाली हमारी कहानी। एक बड़ा लड्डू कई छोटे छोटे बूंदिया के टुकड़े से बनता है, नाम होता है उसका महीन दाना लड्डू। तो ये जो छोटा छोटा बूंदिया है, इससे ये लड्डू बनता है। जब हम इस लड्डू को तोड़ते हैं, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके सारे टुकड़े बिखरते हैं, क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन आयतन स्थिर रहता है, त्रिज्या घट जाती है। यह त्रिज्या बड़ी आर है, ये त्रिज्या छोटी आर हो जाती है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आयतन स्थिर रह जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप पढ़ें, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि यदि n छोटी बूंदों को किसी विभव भी तक आवेशित किया जाए और उन्हें मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए, तो परिणामी विद्युत विभव क्या होगा? परिणामी विद्युत विभव क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी में आए। तो आइए मान कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q है, कॉमा उसकी त्रिज्या स्मॉल r इकाई है। आवेश स्मॉल q इकाई है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r का। यदि n, यहां पर एक चीज और दे दीजिए, समान आकार की छोटी बूंदों को किसी विद्युत विभव भी तक आवेशित करके और फिर उनको मिलाया जाए तो नए बूंद का क्या हो? तो मान लिया कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश q कूलम है और उसकी त्रिज्या r मीटर, तो उसका विभव v बराबर क्या होगा भाई? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो मैं आपको पढ़ाए हैं किसी छोटी बूंद पर विभव q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। कोई भी जो बूंद है ये खोखला गोलीय चालक है और इस पर विद्युत विभव, ये इसकी त्रिज्या r है, ये q कूलम है और आवेशित खोखले गोलीय चालक पर विद्युत विभव q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर होता है या r होता है। अब आपको जो है एक कंफ्यूजन यहां होता है। ऐसा ही कंफ्यूजन आप जब पढ़ते रहते हैं तब भी आपको आता है। तो जो लोग फंडामेंटल स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत चले जाते हैं, जिस तरह यहां वो रफ कर रहे हैं, वो तुरंत इस कंफ्यूजन को यहां से दूर करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट चार्ज है q, आप किसी दूरी x पर हैं, तो आप पर बल है q इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। आप खिसके dx, तो इसमें काम किया dx, माइनस में हुआ काम, चूंकि विस्थापन और बल विपरीत है। ये सब आप रफ में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बिल्कुल भूल गए हैं और आपका दिमाग कंफ्यूज कर रहा है। दिमाग का एक कोना कह रहा है यहाँ r होगा, दूसरा कोना कह रहा है r स्क्वायर होगा, तीसरा कोना कह रहा है r क्यूब होगा, और आप तो पड़ गए हैं चक्कर में। तो अब क्या होगा विद्युत विभव, ये आप समझ नहीं पा रहे। तो आप आइए, अब आप इसको, ये जो f इंटू डी एक्स से काम किया तो ये dw हो गया, इसी को इंटीग्रेट करना है 0 से r तक। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, x पर पावर माइनस 2 dx होगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू दी पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 होगा, 0 और r होगा। ठीक है, तो और ये माइनस चिन्ह जो है आपका और ये माइनस चिन्ह ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, r पर पावर 1 आ रहा है, इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन न हो
इसको आप रफ से दूर करें, रिवाइज करते रहें और आप देखें कि भाई उसका विभव कितना हुआ। अब आपको कोई डाउट नहीं है, V बराबर Q बाय 4πε0 इंटू R हुआ। आप इसको काट दें, इसको भी काट दें, यहां तक आ गए। यदि n बूंदे मिलाई जाए, n बूंदे मिलाई जाए तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कैपिटल Q बराबर n गुना छोटकी q। कहां से? चूंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहां लागू हुआ कि आवेश को आप न बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। तो इन बूंदों पर जो आवेश है वही बूंदों पर आवेश रहेगा। सबको मिला दीजिएगा, एक बूंद पर 1 कूलाम, तो 2 बूंद पर 2 कूलाम, 10 बूंद पर 10 कूलाम, 1 बूंद पर 4 कूलाम, तो 5 बूंद पर 5 गुना 4 कूलाम, तो 1 बूंद पर Q कूलाम, तो n बूंद पर n गुना Q कूलाम। और नए बूंद की त्रिज्या यहीं पर अब आपको देखना है कि आप जो इन बूंदों को मिलाए हैं तो नए बूंद की त्रिज्या बड़ी R हो गई है, बड़ी R। तो नई बूंद की त्रिज्या बड़ी R हो तो चूंकि नई बूंद का आयतन बराबर n पुरानी बूंदों का आयतन, तो नई बूंद का आयतन 4/3 पाई R³ बराबर n गुना 4/3 पाई छोटकी R³ होगा। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, R बराबर क्या हो जाएगा? n पर पावर 1/3 इंटू R, समीकरण नंबर 3। तो नई बूंद का विभव V बराबर बड़ी Q बाई 4πε0 बड़ी R। तो बड़ी Q क्या हो गया? n गुना छोटी Q बाई 4πε0 n पर पावर 1/3 इंटू R। ठीक है, कहां से भाई? समीकरण 2 एंड समीकरण 3 से। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा? देखिए n पर पावर 1 माइनस 1/3 Q बाई। अब देखिए ये चीज आप समीकरण 1 से छोटी भी लिख ही सकते हैं। तो समीकरण 1 से आप इसको छोटी भी लिखिए, तो बड़ी V बराबर क्या हो गया? n पर पावर 3 का 3 में 1 घटा 2/3 गुना छोटी V। यही परिणामी विभव का अभिष्ट व्यंजक है। यानी अगर आपकी n समान आकार की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं समान विभव तक आवेशित करने के बाद और नई बूंद बनती है तो उसका फार्मूला क्या होगा? नए बूंद का विभव बराबर पुराने बूंद का विभव बूंदों की संख्या पर 2/3 पावर। आप कुछ सेकंड विश्राम कीजिए, जरा सा हमको भी पानी पीने दीजिए। हम आपको दिखाते हैं वह क्वेश्चन जो प्रायः बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बेस धर के, और आप उसको कैसे झटाझट फटाफट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, बहुत फेमस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है साहेब? आप ये देखिए, पारे की
एक जैसी 64 बूंदों में प्रत्येक को 3 वोल्ट विद्युत विभव तक आवेशित करके जोड़ा गया। नई बूंद का परिणामी विभव निकाल। तो जो लड़का या लड़की हमारा ये पिछला वीडियो अभी जो हम चला रहे हैं, जो देखा है, उसके पास डायरेक्ट फार्मूला है। प्रश्न से n बराबर 64, स्मॉल v बराबर 3 वोल्ट, कैपिटल V बराबर 1। चूंकि कैपिटल V बराबर n पर पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, दिस बराबर 64 पर पावर 2/3 गुना 3, ये वोल्ट हो गया। 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 64 4 चौके 16 चौके 64, और उस पर पावर 2/3 गुना 3 वोल्ट। पावर के पावर नियम से खत्म हो गया। 4 चौके 16 गुना 3 वोल्ट बराबर कितना हो गया? 48 आंसर। इस तरह का अब यही फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कहा देगा कि पानी की 125 बूंदों में प्रत्येक को 6 माइक्रोवोल्ट तक आवेशित की। इन्हें मिलाने पर नई बूंद का विभव निकालो, विद्युत विभव निकालो। बहुत आसान। 125 है, 5 का क्यूब 8 है, यहाँ 8 रहता है, 2 का क्यूब या 10,000 रहता है, तो 100 का चलेगा, उस पर चलेगा। 10,000 में तो होगा नहीं, 10 लाख रहेगा तो 100 पर चलेगा। उसी तरह से 1000 रहेगा तो 10 पर चलेगा, क्यूब वाला ही रहेगा। तो पानी और अगर नहीं रहे तो यही पावर में आंसर हो जाएगा, हम भी कुछ नहीं। यहां पर n बराबर 125 और v बराबर 6 माइक्रोवोल्ट, तो कैपिटल V बराबर वाट, कैपिटल V बराबर n पर पावर 2/2 इंटू स्मॉल v, 125 पर पावर 2/3 गुना 6 माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट में ही आंसर लिखेंगे। 5 का क्यूब, इस पर पावर 2/3 गुना 6 माइक्रोवोल्ट, 3 कट गया, 25 गुना 6 माइक्रोवोल्ट बराबर 150 माइक्रोवोल्ट। वोल्ट में लिखेंगे 150 गुना 10 पर पावर -6 वोल्ट, 1 शून्य खा जाएंगे, 15 गुना 10 पर पावर -5 वोल्ट। दशमलव यहाँ कर देंगे, 1.5 गुना 10 पर पावर -4 वोल्ट। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, इसमें से कोई उत्तर सही होता है। सेटर क्या करता है, यही सब थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देता है। कमजोर विद्यार्थी उलझ के रह जाते हैं। आपको कमजोर नहीं बनना है, थ्योरी पढ़ना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं, शुरू से लेके अंत तक का ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको FRTP, फर्स्ट रीड देन पास का सीरीज आपको भेजा जा चुका है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शामिल हो गए हैं, अभी भी जो शामिल नहीं हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो किसी प्रकार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो उनको भी ये सारी चीजें भेज दी जाएंगी। आप अब उसको अगर हल करिएगा तो आधे से अधिक प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। परंतु अभी एक चैप्टर बाकी है, वह है चैप्टर 4, जिसमें हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में, संचक के बारे में
क्वांटिग्राफ जनरेटर के बारे में बताएंगे। वो अभी एक चैप्टर बड़ा सा बचा हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसी चैप्टर का बनाएंगे, और ये चैप्टर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे मजेदार चैप्टर है। मजा आ जाएगा इसको देखने में, पढ़ने में, समझने में। तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनाते रहिए। साइमल्टेनियसली हम तो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं, परंतु अभी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बचे रह जाते हैं। आप तो जानते ही हैं मेरा स्वभाव है 2 बार 3 बार 4 बार किसी चीज को पढ़ाना। तो जब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में हम इसको पढ़ा रहे होंगे तब हम और भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।